नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। असम में दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्थरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में कथित रूप से ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। ये वीडियो असम के स्थानीय पत्रकार आतानु भुयन ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, जिसके बाद बवाल हो गया है। असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की निजी गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 4 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें, ईवीएम मिलने पर वहां विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लग गया था। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी और लाठियां भी चार्ज करनी पड़ी। यह घटना असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान वाले दिन यानी 1 अप्रैल को हुई। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम बरामद किए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने अब पोलिंग स्टेशन 179 पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एएनआई ने सूत्रों के अनुसार कहा है कि चुनाव आयोग की गाड़ी रात में खराब हो गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रास्ते से गुजर रही एक गाड़ी में लिफ्ट ले ली। बाद में पता चला ये बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी है। जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब होने वाली खबर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है, क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा की प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय चुनाव आयोग, माजरा क्या है? क्या आप इस देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें चुनाव आयोग की निष्पक्षता को वणक्कम। असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार में कथित तौर पर ईवीएम बरामद होने की वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम ले जाते हुए पकड़े जाते हैं और हर बार इनमें कुछ बातें बहुत ही कॉमन होती हैं। पहली, गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार या उनके साथियों से जुड़ी हुई होती है। दूसरा, वीडियो को एक घटना मानकर और झूठ बताकर खारिज कर दिया जाता है और बीजेपी अपनी मीडिया मशीनरी से उस व्यक्ति को ही आरोपी ठहरा देती है जिसने ये एक्सपोज किया होता है। प्रियंका ने कहा कि ऐसी कई सारी घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है और सभी राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम के इस्तेमाल की जरूरतों पर गंभीर रूप से पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार से कथित तौर पर ईवीएम की बरामदगी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है, ये काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि आलोचक भी कहते रहे हैं कि कम से कम भारत में चुनाव मुक्त और निष्पक्ष होते हैं, लेकिन अब हम चुनावी निरंकुश बन चुके हैं। थरूर ने कहा कि अगर ईवीएम ही संदिग्ध हो जाती है तो फिर क्या बचा। चुनाव आयोग को इस पर तुरंत सार्वजनिक जाँच करानी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि सिर्फ इसी रास्ते से बीजेपी असम जीत सकती है, ईवीएम लूटकर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सीताकुची में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला है। गृह मंत्री ने कहा, यह तय हो गया है कि 2 मई को दीदी जा रही हैं और उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे हैं। शाह ने कहा कि दीदी 3T मॉडल पर सरकार चला रही हैं, तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण, जबकि मोदी जी 3V पर सरकार चलाते हैं, विकास, विश्वास और व्यापार। शाह ने कहा कि एक बार बंगाल में हमारी सरकार बनवाइए, बंगाल में हिंसा की राजनीति को हम खत्म कर देंगे। हम 3V के आधार पर बंगाल का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में कहा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुपके से किसी दूसरी सीट से भी पर्चा भरने जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने पहले की तरह ममता बनर्जी को ओ दीदी करके भी बुलाया, जिसके जवाब में टीएमसी ने कहा कि दीदी नंदीग्राम से जीत रही हैं और दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल नहीं उठता है। प्रधानमंत्री जी, लोगों को गुमराह करना बंद करिए, उससे पहले कि वो नामांकन के बाद आपका झूठ पकड़ लें। टीएमसी ने इसके साथ ही ममता बनर्जी को राष्ट्रीय नेता दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि आप 2024 के लिए वाराणसी के अलावा कोई सुरक्षित सीट देख लीजिए, क्योंकि वाराणसी में आपको चुनौती मिलने वाली है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले विपक्षी दल डीएमके के नेता एमके स्टैलिन के रिश्तेदार के घर आयकर के छापे पड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी बेटी और दामाद के 4 ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसी आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। डीएमके ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।
राज्य में सत्ताधारी AIADMK का, केंद्र में सत्ताधारी दल BJP से गठबंधन है और राज्य में DMK विपक्ष में है और उसका कांग्रेस से गठबंधन है। यूपीए के चेयरपर्सन पद के लिए कई बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार की हिमायत कर चुके शिवसेना सांसद संजय राउत अब अपने पुराने बयानों से पीछे हटते दिख रहे हैं। राउत ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि सोनिया गांधी की जगह पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाया जाना चाहिए। राउत ने सफाई दी है कि उन्होंने सिर्फ यूपीए को मजबूत करने की बात कही थी। राउत ने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी भी सोनिया या राहुल गांधी की आलोचना नहीं की, बल्कि जब भी राजनीतिक विरोधियों ने उन पर हमले किए वे उनके साथ खड़े रहे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। तेंदुलकर पिछले हफ्ता ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद देश और दुनिया भर में फैले सचिन के प्रशंसकों ने उनके सेहतमंद होने की दुआ की। कोरोना संक्रमित होते ही सचिन ने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया था। सचिन ने शुक्रवार को ट्वीट कर प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया है। भारत में एक दिन में 81,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 469 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,03,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 1,63,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 6,87,89,000 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और राज्य के ही मुंबई शहर में भी महाराष्ट्र में गुरुवार को ही एक दिन में 43,183 मामले दर्ज किए गए, जबकि मुंबई शहर में 8,646 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा हैं। पिछले रविवार को पूरे राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 40,000 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। भारत में पहले से भी अधिक तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोरोना के खिलाफ जंग में कड़ाई नहीं बरती गई तो भारत एक बार फिर भयंकर स्थिति में फंस सकता है। उन्होंने कहा कि नए मामलों में रिकॉर्ड तेजी है, फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। अमेरिका ने H-1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त होने दिया है। H-1B वीजा पर बैन की अवधि 31 मार्च तक थी, लेकिन जो बाइडेन सरकार ने इसको आगे भी जारी रखने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यानी अब इस वीजा पर लगा बैन खत्म हो गया है। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जून 2020 में H-1B वीजा पर बैन लगा दिया था। उनका कहना था कि कोरोना महामारी में अमेरिकी लोगों की नौकरी को बाहरी लोग आकर हड़प लेंगे, इसलिए यह बैन लगाया गया है। हालांकि अब इस बैन की अवधि खत्म हो गई है। बता दें, इस वीजा के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की ही होती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।